गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.3b। इससे पहले हम लोगों ने 1.3a किया था, उससे पहले 1.3 और उससे पहले भी हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी टॉपिक्स थे इसके पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मैंने लिखा है IIT JEE और ये नीट। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन के बेस पे तैयारी करने जा रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। यहाँ नोटिस करेंगे कि आप ये IIT 2009 का ये क्वेश्चन है और ये AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए जो हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है, क्या वो थ्योरी से भी बाहर जाते हैं? कहीं नहीं जाते बाहर। इस चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे और फिर और भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये 3 क्वेश्चंस जरा देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल ही है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड टिक किए हैं, आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन पढ़ते समय में इसे देखना। हाँ, एक चीज़ और, क्या आप लोगों ने 7 स्टेप्स पिछले लेक्चर्स में देखे हैं कि कौन से वो 7 स्टेप्स हैं जिनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो चाहे वो JEE का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम का हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो 7 स्टेप्स आपको बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। चलिए आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के उसको देख लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। सो कंटिन्यू करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, यानी 10⁻⁶ आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर्स में दिया हुआ है। इफ दे आर लोकेटेड एट दिस एंड दिस, इसका मतलब कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे दिया है, आपके XYZ एक्सेस पे दिया गया है। देन द XYZ एक्सेस का मतलब क्या हुआ? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आने वाला है। हमसे पूछ भी क्या रहा है? इफ दे आर लोकेटेड दिस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। हमसे कूलम्स लॉ ही पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्स लॉ की वजह से फॉर्मूला जो निकाले थे। अब आप देखिए कि हमसे ये चार्जेस को कहां रखा है? XYZ एक्सिस पे रखा है ना। इसका मतलब कूलम्स लॉ का हमको कौन सा इस्तेमाल करना है? हमको इस्तेमाल करना है वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लें। एक चार्ज मान लीजिए उन्होंने R1 डिस्टेंस पे यहां रखा है Q1 को, जो कि है I प्लस J प्लस K, और दूसरा रखा है कुछ यहां पर Q2। बट दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसको Q लेते हैं। क्या लेते हैं? Q लेते हैं। R2 डिस्टेंस पे वो क्या है आपका 2I प्लस 3J प्लस 3K। क्लियर? अब एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पे है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू K Q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा। ये R का क्या होता है? R दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये R हो गया। इस R को कैसे फाइंड करते हैं? ये देखिए टोटल एक मैग्नीट्यूड है, तो मुझे R का ये सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्शन दिया भी नहीं, हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आपको K की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, R की वैल्यू आपको निकालना, यही आपका काम है। तो R इज इक्वल टू व्हाट? R2 माइनस R1। वेक्टर में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, है ना। तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा? 2I प्लस 3J प्लस 3K माइनस I प्लस J प्लस K। तो क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करो, 2I माइनस I 1I, 3I माइनस, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इन सब में चला जाएगा, है ना। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन सबके पास माइनस चला जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, अब 3J माइनस 1J हो जाएगा प्लस 2J प्लस 2K। सॉल्व हो जाएगा। अब हमको इसका क्या लेना है? मॉड लेना है, यानी मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करनी। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 2 टू द 4 2 टू द 4 यानी 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, अंडर रूट 9 यानी 3 मीटर। आर पता चल गया। अब इस आर को ले जा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको एफ की वैल्यू भी पता चल जाएगी। एफ इज इक्वल टू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर है, यानी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, क्यू की वैल्यू दी है 3 कूलम। क्यू इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का स्क्वायर था तो हमने अलग अलग लिख दिया। आर की वैल्यू आपकी क्या हो गई, आर का स्क्वायर होता है यानी 3 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात, वाह ये तो कट गया। तो ये क्या बचा, 9 इंटू 10 टू द पावर, अब ये -6 है, -6 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। क्या ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं पे, ये हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर 9 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन ये रहा। ऑप्शन क्लियर है? देखा, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और ये क्वेश्चन बेसिकली छोटे छोटे एग्जाम्स के लेवल पे आते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते हैं। चलिए IIT JEE का 2009 यानी 2009 में जो पूछा गया है 2009 में, उसको देखा जाए। इसको रफ कर दें, नोट कर लीजिए पहले। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलम फील्ड, कूलम्स फील्ड यानी एक कूलम्बिक फोर्स, यानी जो हम फोर्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी की बात कर रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, अ चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट, यानी एक प्लस क्यू के अराउंड माइनस क्यू रिवॉल्व कर रहा है, अराउंड मूविंग कर रहा है, घूम रहा है। इट इन एन इलिप्टिकल पाथ, नोटिस करना भैया, इलिप्टिकल ऑर्बिट या पाथ। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट भी दिया है, आगे एस लगाया है। अगर बहुत सारे ऑप्शन हो तो उनको भी टिक कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन है। फिर से देखिए, आपको क्या बोला है कि एक प्लस क्यू है जो कि उसके अराउंड, फर्स्ट मैंने क्या बोला था 7 स्टेप्स में, पहला है आपको ड्रॉ द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद देखिए अब ये बोल रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब इस पे एक माइनस क्यू चार्ज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। क्या इस चार्ज का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, या लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, या लीनियर स्पीड कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये JEE 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, L इज इक्वल टू mv/r। अगर ये कांस्टेंट होना है, अगर ये कांस्टेंट होना है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज आए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम हम देख रहे हैं ना, टॉर्क क्या होता है, dl/dt, इसका मतलब होता है dl2 माइनस dl1 अपॉन dt। अगर ये आपस में सेम हुए, यानी dl2 इज इक्वल टू dl1
अगर सेम होते हैं तो कांस्टेंट होंगे, अगर सेम होते हैं तो यहाँ 0 होंगे, तो टॉर्क 0 होना चाहिए। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। अब जरा देखिए, आप इस पे एक फोर्स लग रहा है, ओके, ये इनसाइड, क्लियर, और ये रिवॉल्व कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी फोर्स इस पे इनसाइड लग रहा है और इसका एक्सेस भी कहाँ है? इसी फोर्स पे है। फोर्स जिस पे है उसी पे तो इसका एक्सेस भी ऑफ है। तो एक्सेस और फोर्स के बीच का डिस्टेंस देखिए, यानी ये फोर्स हो गया, और जो डिस्टेंस आपका ये यहां से कुछ दूरी पे होना चाहिए था, तो ये आर होता, क्योंकि परपेंडिकुलर आर होता है बेटा। कौन सा होता है? परपेंडिकुलर आर होता है, ये माइनस क्यू होता है। लेकिन आपका माइनस क्यू इसी फोर्स के लाइन पे ही लाई कर रहा है, यानी जो इसका एक्सेस है वो इसी पे है, यानी यहां आर क्या हो गया? 0 हो गया। अगर आर 0 हो गया तो ये आपका टर्म 0, तो टॉर्क भी आपका 0, तो टॉर्क 0, तो इन दोनों का चेंज भी आपका क्या हो गया? 0। अब ये 0 तभी हो सकता है जब ये और ये आपस में क्या हो? सेम हो। अगर आपका इस जगह पे एंगुलर मोमेंटम यानी L2 जितना है इस पोजीशन पे, उतना ही L1 भी है, यानी जितना इस पोजीशन पे है mvr, उतना ही mvr इस जगह पे भी है। तो L1 और L2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इट मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एक ऑप्शन तो हमें मिल गया पहले, ठीक है। दूसरा देखिए, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय p, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका? लीनियर मोमेंटम इसका कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और इसमें डायरेक्शन इसका सेम नहीं है। हर बार डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब हर बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया गलत आपका। नेक्स्ट देखिए, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये सी ऑप्शन के लिए है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी। इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या इसका कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट, अगर आपको इसको कांस्टेंट बनाना है, क्या बनाना है? कांस्टेंट बनाना है, तो ये आपका 0 होना चाहिए। क्या ये 0 होगा? क्या ये सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एंगल सेम होगा? देखिए, इस ऑप्शन के बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे बेटा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है, डी थीटा बाय डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए क्या आपका सेम एंगल भी होगा? अगर मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में 1 सेकेंड लेता है, तो ये यहां से यहां आने में भी 1 सेकेंड ले रहा होगा। तो क्या ये जो एंगल बन रहा है उतना ही एंगल ये भी बन रहा है? हाँ, ये कह सकते हैं इस पोजीशन पे इसका एंगल हो सकता है सेम हो, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ है। कैसा है? इलिप्टिकल है, सर्कुलर पाथ नहीं बोला है। इसने कहां पे गेम खेला है हमारे साथ? गेम खेला है इलिप्टिकल पाथ या ऑर्बिट बता करके। इसको सर्कुलर बोला होता तो बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल सकते थे, लेकिन इसने इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला है। जस्ट लाइक एज अ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड अर्थ भी इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। क्लियर होगी बात? तो इसका थीटा हर बार कांस्टेंट नहीं होता, थीटा हर बार बदलता है फॉर अ सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो ये जब चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, यानी भी कांस्टेंट नहीं होगा। आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आइए लीनियर स्पीड।
लीनियर स्पीड क्या होता है? योर लीनियर स्पीड इज यू नो वेरी इजिली, लीनियर स्पीड v। और ये हर बार क्या हो रहा है? ये हर बार चेंज हो रहा है। ये हर बार क्या चेंज हो रहा है? क्योंकि यहां से क्या, इसको यहां से यहां तक देखिए डिस्टेंस जितना तय करना पड़ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे, तो ये पोर्शन ज्यादा है और ये पोर्शन कम। तो इधर के पोर्शन को, इसको एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इसको v बार बार चेंज करना पड़ता होगा। इसका अपना लीनियर स्पीड बार बार चेंज हो रहा होगा, इसलिए ये भी कांस्टेंट नहीं है। एंगुलर मोमेंटम को, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है तो उसको मेंटेन करने के लिए इसको बार बार चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि r भी आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पे r कुछ और है, यहाँ पे r कुछ और है, यहाँ पे r कुछ और है, यहाँ पे r कुछ और है। तो हर बार ये दोनों, जब ये बढ़ रहा होगा तो ये घट रहा होगा, जब ये घट रहा होगा तो ये बढ़ रहा होगा। ऐसा होगा तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा, और ये कांस्टेंट है, इट्स कंफर्म, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या है? जीरो है, क्योंकि r क्या है? r फ्रॉम द एक्सेस ऑफ फोर्स इज जीरो। तो टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम जीरो, एंगुलर मोमेंटम जीरो, तो ये कंफर्म है। तो इसका मतलब अगर ये कंफर्म है कि ये एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो उस r हम देख रहे हैं हर बार बदल रहा है। यहाँ पे r1 है तो यहाँ r2 है, तो यहाँ r3 है, यहाँ r4 है, यहाँ r5 है, इस तरीके से चेंज हो रहा है बार बार। अगर ये चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट बनाए रखना है। सो लीनियर स्पीड इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन इज ए, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है? कितना आसान है। अब देखिए, कहने को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा गया है, कहने को ये किस में पूछा गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा गया है, लेकिन यहां इस्तेमाल क्या हो रहा है? पूरा आपका काइनेमेटिक्स इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? पूरा काइनेमेटिक्स इस्तेमाल हो रहा है, और पूरा काइनेमेटिक्स 11th को पूरा 12th के साथ क्या कर दिया है? एकदम बिल्कुल मैचअप मिला दिया गया है। चलिए अब इसको रफ करें हम लोग, एक बार नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर जरा 3 देखते हैं। A charge q is placed at each of the opposite corners. A charge q is placed at each of the opposite corners of a square. यानी आप एक स्क्वायर पहले बना लीजिएगा, उसके दो अपोजिट कॉर्नर पे आपको क्या रखना है? चार्ज क्यू रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल ई में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चार्ज क्यू यानी एक कैपिटल क्यू दिया गया है, एक स्मॉल क्यू दिया गया है, इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, यानी उसके दो और अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू रखा गया है। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इस पे इज जीरो, यानी दोनों, आप दोनों में से किसी को भी लग सकते हैं। पहले हम तो डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं भैया क्या है डायग्राम। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए जरा। ए बी सी और डी, इस पे मान लेते हैं क्यू और इस पे मान लेते हैं क्यू, इस पे स्मॉल क्यू तो इस पे स्मॉल क्यू। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। और ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस ए हो गया, तो ये भी डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस ए, तो ये भी डिस्टेंस ए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √2a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा, इस पे बोल रहा है, हम लेट कर लेते हैं, लेट फोर्स ऑन सी इज 0, फोर्स ऑन सी इज 0, क्योंकि आप इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, मैं यहां पे लेकर के सॉल्व कर रहा हूं। अगर इस पे एफ नेट 0 है तो ये प्लस क्यू, अब देखिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये Q इस Q को क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा।
ये क्यू इस क्यू को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। इसको मान लीजिए एफ डी, इसको मान लीजिए एफ बी, और इसको मान लीजिए एफ ए। क्लियर? अब ये कह रहा है कि तीनों का समअप इस पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी एफ ए प्लस एफ, ऐसे लिखिए, हाँ, एफ बी प्लस एफ डी प्लस एफ ए इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज 0। तो एफ ए की वैल्यू निकालिए, एफ बी की निकालिए, एफ डी की निकालिए और सॉल्व कर लीजिए। क्या ये क्वेश्चन, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम है, तो इनकी वजह से एक सेम चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो जो वैल्यू एफ डी की होगी वही वैल्यू एफ बी की भी होगी। तो इसको मैं लिख लेता हूं एफ बी प्लस एफ बी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एफ बी इक्वल टू एफ डी है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए, माइनस ऑफ एफ ए। अब वैल्यूज रख लीजिए, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एफ बी हो जाएगा। एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन √2 ए का होल स्क्वायर। यही होगा। के से के कट जाएगा, कट जाएगा, एक क्यू से एक ये क्यू कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या रह गया भाई आपके पास, यहाँ आपके पास रह गया 2 क्यू अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन, माइनस में √2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा, चलिए देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। के क्यू क्यू, गड़बड़ी हो रही है भाई। देखिए क्या गड़बड़ी हो रही है, पकड़ में आ गया भाई, पकड़ में आ गया। कितना दूर भागोगे, यहीं से रफ करो। देखिए इसी तरह का मिस्टेक होता है, इसी तरह से मिस्टेक होकर आप बड़ा सिंपली सॉल्व कर देंगे कि ये दोनों सेम है तो इन दोनों को ऐड कर दें। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि आप ऐड कर देंगे? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, यानी एफ बी का नेट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो और एफ बी और एफ डी, अब इसको दोबारा देखिए, एफ बी और एफ डी का नेट निकालिए। तो मैं इसको लिख रहा हूं एफ बी डी, आपको एफ बी डी निकालना है। तो एफ बी डी क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों का समअप हो जाएगा एफ बी डी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एफ बी डी क्या हो जाएगा, √f। अब ये दोनों आपस में बराबर है, हमने यहाँ पे सही लिखा था, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर इक्वल टू एफ ए क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू का स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस √2 ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, वर्किंग फॉर्मूला जो हमने पहले कभी लिखा था कि एफ नेट इज इक्वल टू √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा तो आपका 90 डिग्री है, 90 पे cos थीटा क्या होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू तो पूरी की पूरी 0 हो गई आपकी, बच गया सिर्फ ये, तो उसको हमने यहाँ पे रख लिया एफ बी और एफ डी। ठीक है, तो ये √2 में एफ बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √2 एफ बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन √2 ए का स्क्वायर, और ये 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का स्क्वायर
ठीक है, अब एफ बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। रूट टू ठीक है, एफ बी क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस के क्यू का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए के से के कट गया, आपका एक क्यू से एक क्यू कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, रूट टू माइनस में इज इक्वल टू, हमसे पूछ रहा है क्यू बाय क्यू आ गया यहाँ पे, इस क्यू के नीचे एक क्यू आ जाएगा और ये रूट टू ये आंसर आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया -2√2। क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान, जरा सा आपने मिस्टेक किया, जरा सा आपका ध्यान इधर उधर गया, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा, दोनों सेम है आपस में ऐड कर दो, तो 2 टाइम्स ले लिया था बड़ा सिंपली। लेकिन यहाँ हमने देखा ही नहीं कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शंस में नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसको बाय दिस फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन से सॉल्व करना था। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया। ओके, आगे बढ़े, चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस सेशन में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एनर्जी एसोसिएट विथ अ मूविंग चार्ज। आप इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स को टिक कर लीजिए। एनर्जी एसोसिएट विथ अ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या बोथ, ई एंड बी। क्या कह रहा है कि क्या एनर्जी एसोसिएट्स होता है विथ अ मूविंग चार्ज, एनर्जी एसोसिएट्स विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। क्या याद है आपको लेक्चर नंबर 1.1? लेक्चर नंबर 1.1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब चार्ज एट रेस्ट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कोई एनर्जी नहीं होती। जब चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है लेकिन एनर्जी नहीं करता। लेकिन चार्ज विदाउट कांस्टेंट यानी V नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और ये कैसा कंडीशन होता है, एक्सेलरेशन का कंडीशन होता है, नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे E एंड B दोनों प्रोड्यूस करता है एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी। क्या हमने ऐसा लिखा था? क्या ये थ्योरी का पहले ही लेक्चर का पहला ही क्वेश्चन है? आप कभी सोचे थे कि हाँ इस तरह की थ्योरी में भी एक क्वेश्चन छुपा होता है? छुपा है, देखिए ना आपके सामने, एनर्जी एसोसिएट्स विथ अ मूविंग चार्ज बोथ, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी और ए इज नॉट करेक्ट। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है तब वो एनर्जी एसोसिएट्स करता है। क्लियर होगी बात? बट इन द कंडीशन वेयर मूव्स विथ एक्सेलरेशन। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, इसको रफ कर दें। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट जेई मेंस का 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। टू चार्ज ईच टू क्यू, दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू, आर केप्ट एट x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू a ऑन द x एक्सिस। कहाँ पे? x एक्सिस पे। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, यानी कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, स्मॉल m, एंड चार्ज q नॉट इज इक्वल टू q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कहाँ पे रखा गया है? एट द ओरिजिन। इफ चार्ज q नॉट
गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y इज लेस देन a along द y एक्सेस, कहाँ पे, y एक्सेस में, द नेट फोर्स, आपको क्या करना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ये है। ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से सॉल्व करने का जरा ट्राई कीजिए। आप नहीं होता है उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए, टू चार्ज, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसके डायग्राम में देखिए क्या है, एक क्यू इधर और एक क्यू इधर, है ना, यानी a डिस्टेंस पे ये है और ये माइनस a डिस्टेंस पे है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर एक चार्ज और रखा गया है, दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, q/2 है, और इसका मास m है, ठीक, इस चार्ज पार्टिकल का। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में, यानी ये y, और y कैसा है, लेस देन a, यानी आप मौका पाएंगे तो एक y को a के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर आपको ऐसा मौका कहीं मिलता है तो y को a की जगह नेग्लेक्ट कर देंगे, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो अब आप देखिए, हमको क्या फाइंड करना है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, क्या ये y के डायरेक्शन में होगा, क्या ये माइनस y के डायरेक्शन में होगा, क्या 1/y के होगा, या 1/-1/y होगा, किसके प्रोपोर्शनल आता है। प्रोपोर्शनल यानी आपको एक तरह से डिराइवेशन करना पड़ेगा, एक छोटा सा डिराइवेशन देना पड़ेगा। तो जैसे आप छोटा सा डिराइवेशन करेंगे ना, करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो अपने आप डिराइव में आ जाएगा। देखिए कैसे, आप यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऊपर लेके गए, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है y। अब यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, √y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। सेम वही दूरी इसके लिए भी होगी, √y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्लियर। अब इस चार्ज पार्टिकल पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्या हमने पढ़ा था भाई, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्या हमने पढ़ा था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, ओके। तो ये f और ये f, दोनों f की वैल्यू सेम होगी, बिल्कुल होगी, f1 और f1 होगी, ओके। तो f यहाँ पर ये थीटा है, तो इस पे इसका ये देखिए, अब हमको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी अप्लाई करना है, कूलम्स लॉ भी अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी अप्लाई करना है, कूलम्स लॉ भी अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है कि फाइंड द नेट वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स चार्जेस। तो इसके वजह से वेक्टर सम, यानी f1 का इस पे क्या आएगा, cos थीटा, इसका साइन कंपोनेंट इधर की तरफ, इसका साइन कंपोनेंट इधर की तरफ, जो कि आपस में कट जाएगा। इन दोनों का साइन कंपोनेंट आपस में कट गया, लेकिन इसका f1 का भी इधर ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, f1 cos थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल, 2f1 cos थीटा। बस ये वैल्यू है, यानी f नेट 2f1 cos थीटा है। यही चीज तो है हमारे पास। हमसे क्या पूछा है, पूछा है नेट फोर्स, क्या पूछा है, नेट फोर्स। क्लियर। तो क्या हो गया, 2 f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q इंटू q/2 अपॉन r का स्क्वायर √y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका है y, देखिए बेस क्या है y, ये थीटा है, तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो
y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब देखिए y इज लेस देन a, तो इसका स्क्वायर होगा बहुत छोटी वैल्यू की, जब ये आपका a है, अगर आपका a 1 है तो y आपका किधर चला जाएगा, पॉइंट्स में चला जाएगा, और पॉइंट्स के वैल्यूज को अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो डबल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करके इसको टेंड्स टू 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2k, q का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका हाँ, q नॉट इक्वल टू q/2 दिया हुआ है ना, ओके, q से 2 से 2 कट गया, अब ये क्या बच गया, q स्क्वायर, हटा दो इसको यहाँ से, अपॉन में क्या बचा, रूट a का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इस रूट, अब ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका पास, y बचा, ये हो गया आपका f नेट आ गया, क्लियर। और नीचे इधर पे भी है, रूट में कुछ वैल्यू है क्या भाई, देख लो, a का स्क्वायर बचा, ओके, ये वैल्यू आपकी बच गई। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, एक्टिंग, तो एफ नेट क्या है आपका, देखिए यहां पर आपने चेंजेस y में लाया था ना, ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, इनको हटा दो, तो एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, आपके इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यूज कट जाएंगे, नेग्लेक्टेड है, तो एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, आंसर क्या है आपका ये, यानी आपने जेई मेंस 2013 के क्वेश्चंस को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया, y के डायरेक्शन में। और दूसरा, अब फोर्स का नेट डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही है, अगर मान लीजिए कि ये माइनस माइनस होता तो ठीक ये सब पलट जाता, क्योंकि नेगेटिव इसको इधर खींचता, ये वाला नेगेटिव इसको इधर खींचता, तो नेट किधर आ जाता, नीचे आ जाता, किधर आ जाता, नीचे आ जाता। इस तरह की चेंजेस करके क्वेश्चंस को अगले कंपटीशन के लिए तैयार कर लिया जाता है, ओके, चलिए देखते हैं, इसको रफ कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। ये सेक्शन है ये लेक्चर आपका टोटली जेई और नीट के बच्चों के लिए, जो अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, पहले वो पूरी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के बाद इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। फर्स्ट आपको वीडियो पॉज करके अपने आप से अटेम्प्ट करना है, थ्योरी को समझ करके, नेक्स्ट आपको फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है विथ अ पर्टिकुलर स्टेप्स, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज, यानी 2 पिथ बॉल्स हैं, आर सबटेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग of equal length, okay, the equilibrium separation between them is r, oh, now the string are rigidly clamped, मतलब झुका दिया गया या at half the length, यानी कम कर दिया गया, the equilibrium separation between the balls now becomes, यानी फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे आकर के मिलता है, दोनों बॉल्स के बीच के सेपरेशन, कौन सा सेपरेशन होगा जिसपे कि इक्विलिब्रियम फर्दर आता है। तो इस क्वेश्चन का पहले डायग्राम देख लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 3। डायग्राम ये इस तरीके से, पहले बोल रहा है कि एक ही कॉमन पॉइंट से सेम लेंथ से 2 चार्ज पार्टिकल को लटकाया गया, जिनके बीच का सेपरेशन क्या मान लेते हैं, आर आ गया, कितना आ गया भाई, आर आ गया, सेपरेशन इज आर, और ये दूरी जो दी गई है ये y दी गई है, ठीक, ये लेंथ जो है वो सेम लेंथ है ना, सेपरेशन ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ, यानी आप इसको L मानिए तो इसको भी आप L मानिए। अब क्या कहा गया है कि आप इस y का ठीक हाफ, यानी यहाँ पे अगर आप इस पोजीशन से दोनों को हैंग करते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है r डैश में, क्लियर हो गई बात, ये क्या हो गया
y/2 हो गया। ये क्या हो गया? y/2 हो गया। अब देखिए ज़रा, ये मान लीजिए थीटा, तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा। अब मास m दिया गया, इसका मास कितना है? m है। और चार्ज कितना दिया गया है? चार्ज कितना दिया गया भाई? चार्ज इक्वल चार्जेस यानी q मान लेते हैं। इस पे भी q है तो इस पे भी q है, इसका भी मास m है। हम एक को कंसिडर करते हैं, एक तरफ के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए कैसे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे विद द फोर्स F एंड mg लग रहा होगा ड्यू टू मास mg डाउनवर्ड। अगर ये थीटा है, मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, तो ये थीटा है, हमने थीटा कहाँ से लेना है? ओके, ये थीटा लीजिए आप, ये क्या है? ये आपका थीटा है, और ये आपका क्या है? ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है, आर पे जा रहे हैं, बीच में से ये वाइड लेंथ पे है। ठीक है, अब ये आपका थीटा है, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी थीटा होगा। ठीक, और अगर ये आपका थीटा होगा तो इसको आप थोड़ा सा पीछे खींचेंगे तो ये भी अपोजिट वाला भी थीटा होगा। ठीक, यानी सीधी सी बात है, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए तो जो एंगल ये है वही एंगल ये भी है। ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये इनके अपोजिट एंगल्स में है, या इसको ठीक इंटीरियर अपोजिट मान लीजिए। ओके, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, और सी ठीक ये भी थीटा। ओके, अपोजिट एंगल्स हैं और ये इंटीरियर अपोजिट्स हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, तो यहां से अगर मैं टेन थीटा निकालूं, क्या निकालूं? टेन थीटा क्या आएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है, ये वैल्यू है फोर्स की। आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अंतर नहीं आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी उतना ही होना चाहिए। तो आप उस फोर्स को यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ट्रायंगल इस तरीके से देखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका। तो परपेंडिकुलर क्या है? फोर्स। बेस क्या है? mg। और ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये r है तो ये r/2 होगा बेटा, और ये भी r/2 होगा। और हमको किसमें चाहिए? इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स। दोनों बॉल्स में नाउ रीच, मतलब आपने जब उसको हाफ पे ले आकर के टांगा तो फिर सेपरेशन कितने पे जाके रुकेगा, मुझे उस पोजीशन को बताना है। उस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम जब आ रहा है तो r डैश की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी, ये हमको बताना है। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? r/2 अपॉन बेस क्या हो गया? y। फोर्स क्या हो गया? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी k q² अपॉन mg। k अपॉन r भी होता है, r क्या हो गया यहाँ पे? r का स्क्वायर हो गया, r² mg हो गया। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, r/2, ये r² इधर आ जाएगा, r का स्क्वायर, फिर ये y इधर चला जाएगा, k q² अपॉन mg, ये रहेगा। यानी y आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब है। अब देखिए यहाँ पर जब आपने y को घटाया तो r किस रेशियो से घटेगा या बढ़ेगा? भैया यहाँ तो शो कर रहा है कि बढ़ेगा, क्योंकि r अगर आपने y को घटाया तो r भी घटेगा, बट किस रेशियो से घटेगा, या देखते हैं घटता है कि बढ़ता है। क्या वैल्यूज आती है अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप सॉल्व करते रहिए, अपने आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने माना इसका r डैश है। क्या है? r डैश। तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों का क्या निकाल लीजिए? रेशियो निकाल लीजिए। r डैश अपॉन r का होल क्यूब इज इक्वल टू y/2 अपॉन y।
आर डैश के टाइम में आपने कितना हो गया y/2, आर के टाइम में कितना है ये y है, तो आपने इससे निकाल लिया, तो ये कितना हो गया y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी भैया, फिर से मैं लिख रहा हूँ आर डैश अपॉन आर की पावर क्यूब इज इक्वल टू y/2 अपॉन y से y कट गया, तो आर डैश का क्यूब अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, आर डैश क्यूब रूट उधर लेके जाइए, क्यूब किधर है भाई, क्यूब की पावर ऐसे, ये पावर 3 है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, देखिए जरा, आर हो गया, ये आर उधर चला जाएगा, आर डैश इधर हो गया, ये आर उधर चला जाएगा, दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया था, तो इस पे पावर आ जाएगी 1/2 की पावर 1/3, 1/2 की पावर 1/3। ये है आर में जो चेंजेस होने वाले टर्म और कंडीशंस, यानी आपके आर की वैल्यू इस तरीके से चेंज होगी, और ये रहा हमारा ऑप्शन, आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू आर 1/2 की पावर 1/3। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया था, क्यूब रूट ले लिया था, जिसकी वजह से ये हमने सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन आप लोग करना जानते हैं, आप भी कर सकते हैं। मेथड देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, आगे बढ़े, रफ कर दे रहे हैं। ये हमने सॉल्व किया नीट में आए हुए 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए जरा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, लेकिन इनमें से पांचवा जो क्वेश्चन है वो IIT JEE 2007 में पूछा गया था। है छोटा सा क्वेश्चन, इसके लिए पूरा स्टेटमेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस डायग्राम से क्वेश्चन पूरा लिखा गया और उसमें ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखिए। 4 क्या कहता है कि एक स्फीयर है, एक शेल है जिसपे कि इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और ये पॉजिटिव चार्ज उस पर टोटली डिस्ट्रीब्यूट है। हमसे पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन क्यू, और एक बीच में सेंटर पे क्यू वैल्यू, स्मॉल क्यू का एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अगर आप देखें तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, आप खुद बता देंगे, 0 लगेगा। कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो आप स्मॉल dl लेंथ पे चार्ज इधर मानेंगे उतना ही अपोजिट इधर भी होगा। अगर इधर माना तो उसका अपोजिट इधर होगा, इधर माना तो इसका अपोजिट इधर होगा, इधर मानेंगे तो इसका अपोजिट इधर होगा। तो हर एक वैल्यू क्या कर रही है, ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का देगा, ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का देगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये वाली वैल्यू इधर धक्का देगी, इधर फिर कट जाएगा, ये इधर फिर कट जाएगा, यानी हर एक फोर्स एक दूसरे को काट देगा। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो इस पूरे शेल को हाफ में डिवाइड करो, हाफ में डिवाइड करने के बाद ये कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, तभी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस। तो जितना फोर्स ऊपर वाला लगाएगा उतना ही फोर्स नीचे से भी लगेगा। ऊपर वाला लगा रहा है नीचे और नीचे वाला लगा रहा है ऊपर विद द सेम अमाउंट, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। IIT JEE में 2007 में पूछा गया था, IIT JEE का 2007 का क्वेश्चन है। बोला गया है कि Q इज इक्वल टू 0, यानी एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है, ये है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, जिसपे कि Q की वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई है। Q की वैल्यू दी गई है 0। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको इस पे फाइंड करना है नेट चार्ज कब, जब आपने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उसके नजदीक में रख दिया, यानी एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उसके नजदीक में रख दिया। अब ये भाई जेई का 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, IIT JEE का।
पूछ रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर पे पहले चार्ज कितना था, 0 था, इसको कैपिटल क्यू ले लो। इस पे नेट चार्ज कितना था, 0 था। आपने एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, इसके नज़दीक रख दिया। अब पूछ रहा है नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो आंसर क्या है? ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन जो ऑप्शन है मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको भी पता चल गया होगा कि अगर कोई चार्ज आप किसी कंडक्टिंग स्फीयर के नज़दीक लाते हैं जो पहले न्यूट्रल होता है, तो यहां एक कंडक्शन मेथड होगा। क्या होगा? जिसके थ्रू मैंने बोला था कि इस पे Q डैश एक चार्ज प्रोड्यूस होगा, और Q डैश का मैग्नीट्यूड हमने अपने लेक्चर में बताया था -Q1 + 1/k होगा। ये वैल्यू चार्ज का हमने पिछले लेक्चर में फाइंड किया था, यानी जितना जो चार्ज आप लेके आओगे उसका ठीक अपोजिट चार्ज इस पे इंड्यूस होगा। चलिए देखिए इसको, तो ये आपका +Q है, तो मान लेते हैं इस पे सामने ये नेगेटिव इंड्यूस हुआ, तो जितना ये नेगेटिव इंड्यूस होता है उतना ही पॉजिटिव इधर पे भी इंड्यूस होता है। तो ये जब पॉजिटिव नेगेटिव जितना इधर -Q डैश हुआ तो इधर +Q डैश होगा, लेकिन नेट चार्ज दोनों का कितना होगा? अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको स्केलरली ऐड करेंगे, तो Q नेट इज इक्वल टू +Q डैश प्लस माइनस ऑफ Q डैश, तो ये कितना हो गया? 0। यानी नेट चार्ज इस पे तब भी कितना कहलाएगा? 0। यहाँ क्या क्या इस्तेमाल हुआ? कंडक्शन मेथड इस्तेमाल हुआ, एडिटिविटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ, और हमने बेसिक्स प्रॉपर्टीज से इस जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक बेसिक प्रॉपर्टी के साथ इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। क्या बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती बेटा? जो सिलेबस हमने पढ़ाया आपको उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आप रिवाइज करके देखेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी एक दिन। चलें आगे बढ़ें। चलिए अब तो आप कह रहे होंगे सर सारे क्वेश्चंस हो गए ओवर, लेक्चर ओवर कीजिए, लेकिन कैसे कर सकते हैं? आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क भी आप देख लीजिए जल्दी से। वो होमवर्क भी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका एक बड़ा सा क्लॉक था जिसमें 1 कूलम बीच में था, और यहाँ 12 कूलम था, नीचे 6 कूलम था, इधर 3 कूलम था। जैसे जैसे आपका वॉच होता है उसी हिसाब से यहाँ पर 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, और ये 5 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम, और ये 11 कूलम। ज़रा इसके बारे में आप लोग सोचिए कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखें कैसे सॉल्व होगा। बड़ा शोर हो रहा था भाई, हमने शोर बंद कर दिया, ठीक है। हमारे सिवा और कोई शोर करे मेरे ही लेक्चर में, ये पसंद नहीं मुझे, ठीक है। तो जो शोर कर रहा था उसको हमने बंद कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। हमसे पूछा गया था कि एफ नेट ऑन दिस चार्ज, इस पे एफ नेट की वैल्यू आपको इस पे फाइंड करनी थी। अब जरा देखिए कि ये 1 कूलम है, इसके अपोजिट कौन है? 7 कूलम, 2 कूलम के 8 कूलम, 3 कूलम के 9, 4 के 10, 5 के 11, 6 के 12। तो 1 कूलम इसको इधर पुश करेगा, तो 7 कूलम इसको इधर पुश करेगा।
तो ये F1 हो गया, रुकिए ज़रा, तो ये F1 हो गया और ये F7 हो गया। 2 वाला इधर पुट करेगा, इधर पुश करेगा, ये 1 कूलम चार्ज है, इस पे F नेट फाइंड करना है आपको, ठीक। अब 2 वाला इधर, तो 8 वाला इधर, 3 वाला इधर, तो 9 वाला इधर, 4 वाला इधर, तो 10 इधर, 5 इधर, तो 11 इधर, 6 इधर, तो 12 इधर। अब जब आप ध्यान से देखिएगा कि क्या मैंने इधर के जितने भी मैग्नीट्यूड बनाए हैं उन सबको स्मॉल बनाया है, इधर की तरफ बराबर और बड़ा बनाया है। मैंने पहले ही सॉल्व करने का तरीका निकाल लिया था, इसलिए देखिए क्या 1 कूलम इस पे इधर फोर्स लगाएगा, यानी आप पहले एक को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हो एक ही चीज रहा है, हो एक ही चीज रहा है। ये इसके क्या है, इस वाले लाइन पे आ रहा है, यानी F7 इधर आ रहा है तो F1 इधर आ रहा है, तो इस पे नेट फोर्स किधर की तरफ जाएगा, F7 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा मैग्नीट्यूड है और ये छोटा मैग्नीट्यूड है, तो एक यूनिट को ये ज्यादा उधर पुश करेगा और ये इधर कम पुश करेगा, तो इस पे नेट फोर्स F7 की तरफ जाएगा, तो F नेट 17 का, इन दोनों का F नेट किधर आ गया, इधर आ गया। तो मुझे F7 बताओ कितना है, F1 बताओ कितना है, तो K 1 × 1 अपॉन R सबके लिए सेम होगा, सबका डिस्टेंस 4 से बराबर है, तो R का स्क्वायर, F7 देखिए K 7 अपॉन R का स्क्वायर, 7 × 1 होगा, 1 × 1 होगा, ओके। चलिए, तो फिर हमारे पास ये F1 की वैल्यू कितनी आ गई, K R का स्क्वायर, और F7 की वैल्यू कितनी आ गई, 7K अपॉन R का स्क्वायर, यानी K अपॉन R का स्क्वायर कितना है, F1 ही तो है। तो अगर मैं F17 निकालूं या F71 निकालूं तो कितना आएगा, F7 माइनस F1, दैट इज K 7K अपॉन R का स्क्वायर माइनस K अपॉन R का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 6K अपॉन R का स्क्वायर। F71 जिस तरीके से ये वैल्यू 6K अपॉन R का स्क्वायर आया है इधर पे F नेट 6K अपॉन R का स्क्वायर, वैसे ही इधर पे 6K अपॉन R का स्क्वायर, इधर पे भी 6K अपॉन R का स्क्वायर, इधर पे भी 6K अपॉन R का स्क्वायर, इधर पे भी 6K अपॉन R का स्क्वायर, 6K अपॉन R का स्क्वायर, 6K अपॉन R का स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब मैं इसमें से इसको कह रहा हूँ डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। फिर से देखिए ज़रा, ये यहाँ पे आपका चार्ज था, तो इस पे एक फोर्स इधर है, ये है, ये है, ये और ये, ठीक। इधर की तरफ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर वाला तो इधर आ गया, ये तो कम था, इधर आ गया। अब देखिए, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये भी 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, 30 ही होगा, 60, 30, 90, 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90, 90, 180, 90, 90, 180, ओके। अब देखिए सबके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इसकी जरूरत नहीं थी हमको, बस इतनी की जरूरत है। अब देखिए, अब देखते चलिए जरा, इस डायरेक्शन में ड्यू टू दिस 9 ये फोर्स मिला है, 3 वाले से, 3 इधर की तरफ था, 9 उधर की तरफ पुश कर रहा था, नेट इधर पे आया। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस पे लीजिए, कॉस वाला आएगा, वो कितना है इसी डायरेक्शन में, 6K अपॉन R का स्क्वायर, ये F है, F cos थीटा इधर पे आएगा, cos 30 डिग्री। क्या उतनी ही वैल्यू इसकी भी इसी पे आएगी, तो इसको मैं 2 टाइम्स कर दूं। अब इसका साइन कंपोनेंट इधर आएगा और इसका भी साइन कंपोनेंट इधर आएगा, जो कि आपस में कट जाएंगे। अब इसका इस पे कॉस कंपोनेंट,
तो कितना आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि जितना इसका आएगा उतना ही इसका भी आएगा, तो 6k आर स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ओके, अब इसका साइन कंपोनेंट इधर आएगा और इसका भी साइन कंपोनेंट इधर आएगा, जो कि आपस में कट जाएंगे। यानी हमने किसको किसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, और ये तो पहले से इसी डायरेक्शन में, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे पास नेट कौन कौन से फोर्स बचे हैं, एक ये बच गया स्क्वायर वाला और एक ये बच गया स्क्वायर वाला। इनको आपस में ऐड करो क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, तो 6k अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 6k, देखिए 6k आर सब में से कॉमन है, 6k अपॉन आर स्क्वायर सब में से कॉमन है, 1 + 2 + 2, लेकिन यहाँ पे 2 cos 30 डिग्री है प्लस 2 cos 60 डिग्री है। क्लियर होगी बात। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। ये हो गया आपका यहाँ पे फोर्स F नेट मान लीजिए, और अब एक F इधर पे है आपका। इन दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जो नेक्स्ट F नेट निकलेगा, F और F नेट का जो F नेट निकलेगा, तो F डैश नेट निकलेगा जो, वो वैल्यू कैसी होगी, √ F का स्क्वायर प्लस F नेट का होल स्क्वायर प्लस cos प्लस 2F F नेट इंटू cos 90 डिग्री। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 0, आपके पास रह जाएगा सिर्फ ये वैल्यू। तो क्या आपका F डैश नेट निकल जाएगा उस चार्ज पे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से, cos 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व करके आंसर को निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपका टोटली वेक्टर पे डिपेंड है, टोटली वेक्टर पे डिपेंड है। चलिए आगे बढ़ें, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं प्लीज़ सपोर्ट, ओके, एंड कमेंट ऑल्सो। आप अपने कमेंट्स हमको देंगे तो हमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।